सबने कहा है फौज की कुर्बानियों का बरमला एतराफ करते, लेकिन पब्लिक की खलीज नहीं पड़नी चाहिए। रास्ता निकालना होगा। इस वक्त मुल्क एक बड़े मुश्किल चौराहे पे खड़ा है। अवाम के मैंडेट का आपको अगर कदर नहीं है तो जमहूरियत हाथ से जाता जाएगा। ना आप पाकिस्तान के चच्चा मामा बने, आप ये इदारे छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस इदारों को मैं ऑन करता हूँ। 26 नवंबर को हमें अपनी रियासत और इसके इदारों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप हम पे गोलियां चलाएंगे। इस दफा इंशाल्लाह हम आपकी गोलियों की तैयारी के साथ आएंगे। लाहौर में कहते हो धांधली हुई तो पेशावर में धांधली नहीं हुई। 9 मई के मकरू चेहरे पूरी कौम देख चुकी। तुम लोगों को झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता, ना इनके पास किसी किस्म की दलील है। अवाम ने सियासत को उठा के बाहर फेंक दिया। तुम्हारा धांधली का बयानिया दफन हो चुका है। इसलिए आज जलसा गाह नहीं भर सके क्योंकि आपस की लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गली मोहल्ले वसी हो रहे हैं। जब उनके घरों पर अद्वियात मिल रही हैं, उनके अस्पताल बेहतर हो रहे हैं, उनकी महंगाई में कमी आ रही है, तो वो क्यों बाहर निकलेंगे? जहां पर भी पाकिस्तान की बेहतरी की, तामीर और तरक्की की बात आएगी, हमेशा एक पार्टी आपको उसके खिलाफ नजर आएगी जिसका नाम है तहरीक फसाद। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। 8 फरवरी को बहुत उन्होंने यौम स्याह मनाने का जिक्र किया था और इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में जलसा किया। बताया हमें ये गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उन्होंने इस जलसे में शिरकत की। मगर इस दफ़े ये भी तनकीद हुई कि शायद जलसा इतना बड़ा नहीं था जितना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद की जाती है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो ऑब्वियसली उनके लिए कोई इस किस्म के मसाइल भी नहीं हैं। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर नए पार्टी के ओहदेदारान होने के बावजूद कोई ख़ास शो ना हो सका। लाहौर में भी इजाज़त मांगी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगी थी जलसा करने की, मगर उसकी इजाज़त एज़ यूजुअल उनको मिली नहीं। जो हुकूमत थी या इंतज़ामिया थी उसने कहा कि फरवरी 8 को ख़ास तौर पे लाहौर में बहुत से ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से एक जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तकरीरें हुई, खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसा हुआ गर्मजोश तकरीरें भी थी, बट उससे हुकूमत की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? इस्लामाबाद में जो हुकूमत है या लाहौर में जो हुकूमत बैठी है, क्या उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म की तकरीरों से या इस किस्म के जलसों से कोई इम्पैक्ट ला सकेंगे? प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और करती रहेगी, बट उनकी स्ट्रैटेजी जो है उसके ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि हाउ इफ़ेक्टिव इट इज़, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हुकूमत के ऊपर वो कितना दबाव क्रिएट कर सकेंगे। ये इश्यूज़ है। ऑब्वियसली दूसरी तरफ जो वकला और जो जुडिशरी का मामला है वो भी सामने है। आज वकला की तरफ से भी एहतजाज किया गया, बल्कि जो आज जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई उसके बारे में बहुत लग रहा है कि अहम डेवलपमेंट थी कि न सिर्फ वहाँ 2 जजेस ने उसको अटेंड करने से इनकार किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो 2 मेंबर्स थे वो भी वहाँ से प्रोटेस्ट में उठाए। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा, चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में। रिसेंटली उनको ये ओहदा दिया गया। वेलकम टू द शो आलिया साहिबा। आलिया साहिबा, जलसा तो आपका एक दफ़े फिर हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, पर इस दफ़े तो ये भी सवाल उठ रहा है कि शायद इतना अच्छा क्राउड भी इकट्ठा नहीं आप लोग कर पाए जितना आप लोग शायद पिछले दिनों में ही खैबर पख्तूनख्वा में जब आपने जलसे किए हैं तो कर पाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सिर्फ आरिफा इतना कहना चाहूँगी कि हमारा हर जलसा पिछले जलसे से बड़ा भी होता है, अवाम उसमें शामिल होती है। कहीं पर कोई सरकारी वसाइल का इस्तेमाल या सरकारी वसाइल के ऊपर लोगों को लाने ले जाने की हम कोशिश नहीं करते। हमारे जलसे अवामी जलसे होते हैं, इसीलिए ये लोग इतना डरते हैं कि मीनारे पाकिस्तान तक की इजाज़त ये लोग नहीं हमें दे पा रहे।
जो सवाबी का जलसा था वो प्योर सवाबी और केपीके का जलसा था। जाहिर है क्योंकि सिंध में अपना एहतजाज हो रहा था, सिंध के हर हल्के में, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हो रहा था, और पंजाब के तीनों रीजन्स जो हैं उनको यही कहा गया था कि उनके टिकट होल्डर्स, उनके कैंडिडेट्स, उनके ऑफिस बेयरर वो पंजाब में रहकर ही शमूलियत करेंगे। बेसिकली हमने उस 8 फरवरी को, जिस 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वजीर आजम इमरान खान का, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ, हमने पूरे मुल्क को एक पुरअमन एहतजाज और एक पुरअमन जलसे में तब्दील कर दिया। आपने ये देखा है कि पंजाब का हर हल्का, यानी हम एक रफ एस्टिमेट कर रहे थे 3 रीजन्स का, तो मोर देन 143 प्लेसेस के ऊपर उस दिन पंजाब में पुरअमन तौर पर इस मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हुआ। और आप ये देखें कि इसी तरह से आलिया साहबा, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट आलिया साहबा, बट यहाँ सवाल तो यही है ना कि ये एहतजाज का एक मकसद है, वो मकसद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो हुकूमत पे दबाव डालना है कि वो समथिंग चेंजेस। मगर अब तनकीद तो आलिया साहबा यही हो रही है ना कि आप लोग जिस किस्म का एहतजाज कर रहे हैं, खास तौर पे क्योंकि आप को वो कोई एक बड़ा इज्तिमा पंजाब में करने नहीं देते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों पे बहुत हैं, सपोर्ट आपके पास जरूर है, बट उस सपोर्ट का हुकूमत पे कोई असर नहीं पड़ा उस तरह। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, आई मीन कैन वन से कि वो शायद कामयाब नहीं है अब। आरिफा देखें, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो जिद्दोजहद है, हमारी जो तहरीक है, वो किसी एक कॉल से, किसी एक प्रोटेस्ट से मुंसलिक नहीं है। बेसिकली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम वाहिद जमात हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जब अदलिया पर 26वीं तरमीम की कदगन लग जाए और आपके सीनियर जजेस ही जुडिशियल कमीशन से बायकॉट कर रहे हों, सहाफियों के ऊपर बात करने की आज़ादी ना हो और पीका एक्ट लग रहा हो, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक ट्वीट करें तो उसके ऊपर आपको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जा रहा हो, तहरीक इंसाफ तो ये सब कुछ पिछले 2 साल से फेस कर रही थी और 2 साल से हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल खत्म कर दी गई थी। आपने ये देखा है कि 9 मई के बाद शायद काना का जलसा वो पहला जलसा था जो हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग हुई लाहौर के अंदर। उससे पहले लाहौर में पीटीआई के झंडे उठाना, इमरान खान साहब की तस्वीर उठाना तक मना था। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि बावजूद इस फस्तायत के, बावजूद इस जबर के, एक वाहिद पार्टी है जो हर जुल्म का मुकाबला करते हुए खड़ी हुई है। अगर आप ये देखें आलिया साहबा, बट जी आलिया साहबा, बट ये भी तो अब बताएं कि आपको जी वक्त जरा कम है, इसलिए मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको अभी ऑब्वियसली जिम्मेदारियां दी गई हैं पंजाब में, तो उससे पहले पंजाब की क़यादत पर तनकीद भी होती रही है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी जो पार्टी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर भी ये खैबर पख्तूनख्वा के आपके कॉलीग्स ये बात उठाते रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ही हर दफे मोबिलाइज करता है, पंजाब से लोग नहीं निकल पाते। तो क्या आप को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो क्या ये भी एक इशू है जिसको आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे? अच्छा, सबसे पहली जो चीज है जो आपने पहले मुझसे पूछा था कि हमारी इस सारे प्रोटेस्ट से, इस एहतजाज से हुकूमत पे क्या असर होगा, तो हुकूमत पे असर तो आपके सामने है ना। खान साहब एक कॉल देते हैं अडियाला से बैठकर और ये पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। खान साहब एक जलसे के लिए कहते हैं तो आप ये देखते हैं कि इस मुल्क में हर तरह की तकरीबात हो जाती हैं सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत देने के। यहाँ पर हम पुरअमन एहतजाज की कॉल देते हैं तो दफा 144 नाफिज हो जाती है। तो हुकूमत पे हुआ असर तो आपके सामने है। और उसके बाद जिस तरह की फस्तायत हमारे कारकुनों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर रेड करके, आप ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर काफी कैजुअलिटीज इवन हमें नजर आ रही हैं जो इनके रेड्स के सबब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में हो चुकी हैं। तो अगर कोई असर नहीं होता, अगर ये लोग किसी चीज से डरते नहीं हैं, तो आपके सामने है। मेरा ये ख्याल है कि ये मैंडेट, आलिया साहबा, मेरा मकसद आपसे पूछने का ये था कि उससे हुकूमत पे इस तरह असर नहीं हो रहा कि आप लोगों को कोई वो ज्यादा स्पेस भी नहीं दे रहे, आप लोग उनको कमजोर नहीं कर पा रहे, वो कानून साजी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
तो मेरा पॉइंट ये था कि अब आपकी स्ट्रैटेजी जो है, क्या उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है? क्योंकि अब आपने सिर्फ ये तो काम नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहे कि हुकूमत हमसे डर जाती है तो इतना काफी है, यूं तो 6 साल गुजार लेंगे वो। देखिए मेरी एक बात सुने, जो लोग इतने डरे हुए हो ना, वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। उनकी पूरी सियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए ये तो आप छोड़ दें कि हुकूमत इस वक्त अवाम में जिस कदर गैर मकबूल हो चुकी है, जिस एज पर आ चुकी है, मैं आपको ये बता रही हूं कि ये कुछ आप सालों की बात करिए, मुझे तो ये कुछ महीनों की भी मेहमान नहीं लग रही। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कुफ्र का निजाम चल सकता है। आप मुझे कोई डेडलाइन दे सकते हैं कि ये कब तक आपके ख्याल में हुकूमत चलेगी? देखिए जी, हमारी स्ट्रैटेजीज अब मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की तरफ हम जा रहे हैं। मैं ये क्यों कहना चाहती हूँ कि हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है, आप इनके होने वाले इकदामात से अंदाजा कर सकते हैं। कोई हुकूमत जो इतनी जल्दी में ना हो, वो इस तरह के यूनिवर्सिटी सेशंस, इस तरह के स्कॉलरशिप्स, इस तरह के लैपटॉप्स, इस तरह की इश्तिहारी मुहिम, जिस तरह की इश्तिहारी मुहिम इन्होंने चलानी शुरू कर दी है। जो लोग इनसिक्योर होते हैं ना, जिन्हें ये डर होता है कि आज नहीं तो कल हम बस जाने वाले हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि हुकूमतें ऐसे इश्तिहारात, ऐसे काम अपने आखिरी साल में करती हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं तो आप मुझे कोई डेडलाइन देंगी कि आपका क्या ख्याल है, ये कब तक हुकूमत जो है घर चली जाएगी? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही मुस्तकबिल का हाल ये बता सकता है। मैं तो सिर्फ एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक पॉलिटिकल असेसमेंट दे सकती हूँ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस हुकूमत से कोई भी चीज नहीं चल रही, ना इकोनॉमी, ना अवाम। आपको कंट्रोल करने के लिए पीका लाना पड़ा, हमारे अगेंस्ट फैसले कराने के लिए 26वीं तरमीम लानी पड़ी। किसान की जो सूरत हाल है, ताजिर की, अवाम की, मैं यही अपना नाउ स्टेपिंग फॉरवर्ड टू हमारी स्ट्रैटेजीज। देखें, हम सिर्फ जो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, सॉरी वी रन आउट ऑफ टाइम है। नाजरीन यहाँ पे ले थोड़ी सी ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज वकला का एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में। तरमीम करने का इख्तियार सिर्फ मुकन्नना का और किसी का नहीं। पूरी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस भी अगर आके ये कहें ना कि 26वीं आईनी तरमीम हम 20-0 से क्या कहते हैं इसको हम मुअत्तल करते हैं, वो नहीं कर सकते। हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है। बहरहाल वो नहीं मानी गई, तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें। पोजीशन के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ मिल करके कानून की बालादस्ती के लिए, इनकी सुप्रीमेसी के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। वो स्ट्रगल इंशाल्लाह ताला हमारा कंटिन्यू होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक तरफ जुडिशरी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसके साथ साथ वकला बिरादरी की तरफ से भी जो रद्द अमल आ रहा है। आज फाइनली इतने दिनों के बाद जो वकला हैं उन्होंने एहतजाज अपना इस्लामाबाद में रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि आज वो एहतजाज करेंगे 26वीं आईनी तरमीम और जजेस की तैनाती के मामले के हवाले से। हुकूमत का भी रद्द अमल सामने आ गया, जैसा कि अब आदत बन गई है एडमिनिस्ट्रेशन की और हुकूमत की। शहर बंद कर दिया गया, रेड जोन को सील कर दिया गया, लोगों को भी मसाइल हुए उसकी वजह से, और न सिर्फ लोगों को बट वकला और जजेस को भी। आई मीन सुप्रीम कोर्ट में आज जजेस जो वकला थे वो वक्त पे पहुंच नहीं सके क्योंकि रेड जोन के इतने जो रास्ते थे उनको ब्लॉक किया हुआ था। अब दूसरी तरफ जो वकला एहतजाज कर रहे थे उनको भी रेड जोन में दाखिला ना दिया गया। पुलिस और वकला के दरमियान झड़पें भी हुई और फिर वकला ने श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया। मुनीर मलिक साहब जो बहुत एक बड़ा नाम है वकला बिरादरी में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि आज हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जमा हुए हैं। पुरअमन रहेगा हमारा एहतजाज, उन्होंने कहा। हम जुडिशल कमीशन के मेंबरान के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जुडिशल कमीशन को ये बताना चाहते हैं कि मौजूदा निज़ाम से इंसाफ का कत्ल हो रहा है, हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे।
मगर जाने तो उनको दिया नहीं गया और फिर इवेंचुअली आज के दिन ही वकला ने अपना एहतजाज जो है उसको मुलतवी कर दिया और ये कहा कि अब जिस दिन 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुना जाएगा तो उस दिन वकला फिर वापस आएंगे। दूसरी तरफ जो जुडिशल कमीशन है उसका भी आज एक बहुत अहम इजलास था, मगर इस अहम इजलास में ये फैसले होने थे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जजेस जो हैं उनको एलिवेट किया जाना है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन ऊपर जाएगा। और इसीलिए शायद जो बैरिस्टर गौहर है और अली ज़फ़र साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं, उन्होंने पहले ही एक ख़त लिख दिया था चीफ जस्टिस साहब को जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तो इस इजलास को मौखर किया जाए। मगर उनके इस एतराज़ पे ऑब्वियसली किसी ने बात उनकी सुनी नहीं और इवेंचुअली उन्होंने बॉयकॉट कर दिया सेशन को। साथ में ये भी बताया गया हमें कि जो सीनियर जजेस हैं मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने भी इस इजलास को बॉयकॉट कर दिया है। इसके बावजूद जो एलिवेशन होनी थी वो तो हो गई, उनमें भी दिलचस्प नाम है आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ले जाया गया है सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जो मियां गुल हसन साहब हैं उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ले जाने का फैसला किया गया है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मरियम नवाज खान साहिबा, सहाफ़ी हैं, कोर्ट अफेयर्स पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं। वेलकम टू द शो मरियम साहिबा। मरियम साहिबा, कैसा रहा आज का एहतजाज? देखिए, वकला के एहतजाज में हम हमेशा ये कहते हैं, चाहे वो सियासी जमातों का एहतजाज हो या वकला का एहतजाज हो, जब एहतजाज के खौफ से पहले ही पूरे शहर को एक किले की तरह बंद कर दिया जाए चारों साइडों से, तो फिर वो एहतजाज कहीं ना कहीं कामयाब ही होता है। वो वकला कितनी भी तादाद में थे, वो कराची से आए थे, वो लाहौर से आए थे, वो केपी से आए थे, लेकिन अभी वो पहुंचे भी नहीं थे कि आपने गाड़ियां रोक रोक के, मतलब मेरे सामने जब मैं एंटर हो रही थी रेड जोन में तो गो के 1.5 घंटा तो हमें एक सीधी रूट से सड़क से लगा, क्योंकि तो वहां सारे रूट्स बंद कर दिए थे सिवाय और सिर्फ एक मागला रोड खुला था और उस पर इतनी कतारें और घंटों तक हमारा उस पर वक्त लगा। तो बाकायदा हर गाड़ी के अंदर फोरेंसिक किए गए, कहीं किसी गाड़ी में कोई वकील तो नहीं छुपा, हर एक से पूछा गया, यहाँ तक कि हमारे जो सहाफी एक दोस्त हैं, प्रेस एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उन्होंने एक अपनी जो ड्रेस पैंट पहन रखी थी वो ब्लैक कलर की थी, तो उनको भी रोका गया कि आप वकील तो नहीं, उन्होंने कार्ड दिखा चेक कर रहे थे कि वो वकील है कि नहीं है। देखिए, वो हर एक से पूछे थे आप काम क्या करते हैं। ये बड़ी यूनिक चेकिंग थी। यूजुअली तो होता है ना सिक्योरिटी चेक्स हैं, तो आज ये चेक किया जा रहा था कि आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब कोई बताता था मैं वकील हूँ या मैं किसी अदालत जा रहा हूँ, तो उसको वहीं से नाके से वापस मोड़ लिया जाता था। तो इतनी जैम पैकिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ वकला मौजूद थे, हाई कोर्ट में भी कुछ वकला थे, फिर जो एक वकला का ही सुप्रीम कोर्ट बार का एक होटल है वहां पर थे, लेकिन फिर उन्होंने इन द एंड अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वो करवाया जाके डी चौक में, और उसके बाद वो वापस हट गए। क्योंकि देखिए, वकला का तो एक प्लान था ना, उन्होंने आधे घंटे में अपना एहतजाजी मुजाहिरा करके चले जाना था। वो कौन सा सियासी जमात की तरह धरना देने आए थे, लेकिन उस पर पूरा शहर बंद कर देना समझ से बालातर है। और फिर उन्होंने अपना एक एहतजाज, एक असूली मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवाना था। जुडिशल कमीशन के मेंबरान उनके खिलाफ जो हर सूरत इजलास कराने पर बजिद थे, तो वो उनको नहीं कराने दिया गया बहरहाल। और उसके बाद भी वकला ने बट ये बताएं कि मुझे कि स्ट्रेंथ कितनी थी जो आज आए एहतजाज करने? आई मीन, वाज इट एन इम्प्रेसिव नंबर? इट वाज़न्ट, आपने देखा? देखिए, वकला की दो बड़ी जो जमातें हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार है, वो उनकी हिमायत हासिल नहीं है इन वकला को। तो उनकी हिमायत ना होने पर भी ये वकला जो थे वो कंसिडरेबल, आप कह सकते हैं कुछ 100 थे, उससे ज्यादा नहीं थे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। वकला हैं, उनके मुकदमात हैं, फिर मुल्क में जिस किस्म का निजाम है, फिर जितनी पाबंदियां हैं, उनमें भी कुछ कराची से आए जो 2 रोज से चले थे, लाहौर से आए, फिर केपी से आए, लेकिन वो पहुंचे अपना एक टोकन जो था उनका एहतजाज का वो दिखाने के लिए, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। ये एक अलग कहानी है। वो कामयाब होते, वो नाकाम होते, उनका कंसिडरेबल नंबर था, तमाम वकला निकले नहीं निकले, ये सब तब हम बहस करते जब उनको एहतजाज करने दिया जाता, या कोई उस पे कोई ज्यादा कवरेज भी हो जाती तो अगर एग्जैक्टली उस पे आपने इतनी अहमियत ही नहीं किसी ने दी तो क्या बहस करनी? किसी ने अहमियत भी नहीं दी। और सीधी सी बात है कि जब आपने उन सारी चीज हर एक तरफ से पाबंदी लगा रखी है, मीडिया के ऊपर आपने पेका लगा रखा है, वैसे ही एक कमात कहीं और से आ जाते हैं, तो वो कैसे वकला का एहतजाज दिखाते हैं? वो भी ऐसी स्पीचेस हो रही थी, आपको पता है, वो तो शायद सोशल मीडिया की जीनत भी चंद एक स्पीचेस बनी होंगी। वकला जब बात करते हैं तो वो काफी मुदल्लल और सख्त बातें होती हैं, और फिर वो निजाम के खिलाफ होती हैं। आपने तो देखा है ज़िया का टाइम पीरियड भी क्या कुछ होता रहा। तो कहीं ना कहीं आज भी कोई सख्त तकरीरें थी, और वो दिखा भी नहीं सकता था मेन स्ट्रीम मीडिया, मगर बहरहाल कोई खास कवरेज उस तरह नहीं थी। और वकला
वकला के एहतजाज में जो भी वकला आए उन्होंने अपने अपने जो मौकिफ था वो रिकॉर्ड करवाया और जब वो दोबारा आएंगे। उन्होंने कहा कि जब 26वीं तरमीम का केस लगेगा जो कि गालिबन अगले हफ्ते से लगना है तो उस पर वो आएंगे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन इतना खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जो दरवाजे पब्लिक के लिए खोल दिए गए थे आज वो भी बंद थे। 3 लेयर सिक्योरिटी की सुप्रीम कोर्ट में थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा सिचुएशन नहीं थी, एहतजाज के लिए कोई वकला जमा नहीं थे, सिर्फ JCP के अपने मेंबर्स आ रहे थे, उनके लिए भी दरवाजे बंद थे। बैरिस्टर अली जफर को भी वो आम साइलिन वाले गेट से आना पड़ा, वकला गेट बंद था। बैरिस्टर गौहर को भी आम गेट से आना पड़ा। फारूक नाइक साहब के लिए खास तौर पर गेट खुला था लेकिन उसके बाद भी बंद हो गया। और उसके बाद अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में सिविल कपड़ों में पुलिस को बिठाया गया था। किस वजह से नहीं पता, क्योंकि वहां पर तो मीडिया तक नहीं था, आपका अपना स्टाफ था और वकील भी नहीं थे, क्योंकि आज तो कोई पहुंच ही नहीं सका। फौजी अदालतों के मुकदमे में सलमान अकरम राजा नहीं आ सके तो जज साहब कह रहे थे बेंच में जैसे जमाल मंदोखेल के उनको आधा घंटा पहले निकलना चाहिए था। तो आई एम श्योर कि अगर वो 2 घंटे पहले भी निकलते तो जो सिचुएशन आज इस्लामाबाद में थी कोई भी रेड जोन ना पहुंच पाता। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मरियम नवाज खान साहिबा से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो वकला का आज एहतजाज हुआ। मरियम साहिबा, एक तरफ तो एहतजाज, दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन की मीटिंग। आज मेरे ख्याल में अहम डेवलपमेंट्स हुई कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको बॉयकॉट किया बल्कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब भी नहीं आए। बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेटेड डिसीजन या वैसे ही बिकॉज अब उनको लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के, जब वो इजलास में जा रहे थे तो हमने बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर से बारी बारी पूछा कि आप बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, एक प्रोसेस है, हम उसमें अपना जो हमारा प्रोटेस्ट है हम वो रिकॉर्ड करवाएंगे बट वी विल बी स्टेइंग इन द मीटिंग। उसके बाद ये हुआ कि जब इजलास शुरू हुआ तो अब ये तो जाहिर बात थी ना कि खत आ चुका है 4 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। तो उन जजेस ने ये तो नहीं कह देना था कि हम खत में निगेट कर रहे हैं तो चलो अब इजलास हो गया तो बैठ जाएं। तो उन्होंने अपना एहतजाज वहां पर भी रिकॉर्ड करवाया, अपना मौकिफ रखा। उन्होंने कहा 26वीं तरमीम अभी डिसाइड नहीं हुई, इन जजेस के आने से फुल कोर्ट बनेगी, इन पर मुश्तमिल, हम नहीं मानते। फिर उन्होंने ये भी कहा, कुछ सोर्सेस ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का भी इशू है, तो हमने आपको रिक्वेस्ट की कि पहले वो सब सेटल डाउन हो जाए फिर आप ले आए जजेस, तो फिलहाल ना करे कुछ भी, आप इजलास मौखर कर दें। तो चीफ जस्टिस नहीं माने और जब चीफ जस्टिस और इन दोनों सीनियर जज साहिबान की आपस में तकरार हुई, कुछ तल्ख कलामी की भी इतलात है क्योंकि गवर्नमेंट साइड से अटॉर्नी जनरल या जो वजीर कानून है वो निगेट कर रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं उस वक्त इजलास से भी जो हमें फौरी तौर पर खबर मिली थी, अभी तो कोई मेंबर बाहर भी नहीं आया था, वो यही थी कि वहां तल्ख कलामी हुई है और बाकायदा ये बताया गया है जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी जानिब से कि मेरे पास ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ बहुत है, बिल्कुल ठीक, तो मुझे नए जजेस हर सूरत लगाने हैं कि आप लोग तो छुट्टियों पे चले जाते हैं। और उसके बाद कुछ तल्ख कलामी हुई और वो 2 जजेस कुछ मसालत की कोशिश भी जस्टिस जमाल ने की और उसके बाद वो वॉकआउट कर गया। बिल्कुल मरियम साहबा, मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि असद मंसूर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वकला कमेटी के मेंबर हैं, सदर है लाहौर बार हाई कोर्ट के, और ये आज एहतजाज में शामिल भी थे। वेलकम टू द शो असद साहब। असद साहब, आपका एहतजाज तो आज हुआ बट अब इसको हम कैसे कैटेगराइज करें? आपके ख्याल में आप लोग कामयाब रहे या नहीं? क्योंकि रेड जोन में तो आपको उन्होंने एंटर ही नहीं होने दिया। जी, पहली बात तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक मुल्की मसले में, आईनी मसले में मुझे मौका दिया कि आवाम तक मेरी आवाज पहुंचे। सबसे पहले हमारी कामयाबी की दलील ये है कि गवर्नमेंट इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि उन्होंने रेड जोन को नो गो एरिया बना दिया। दैट इज आवर सक्सेस, क्योंकि अगर हमारी फोर्स ना होती, हमारा इम्पैक्ट ना होता तो इनको कोई जरूरत नहीं थी रेड जोन को नो मैंस एरिया बनाने की। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इट इज ऑन रिकॉर्ड कि 4 जगहों पे इन्होंने हमें कश्मीर हाईवे पे, डी चौक पे और 2 जगह पे मारगला रोड पे इन्होंने हमें रोका है। पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदा वकला आए और सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ इधर डी चौक में मौजूद थे और इन्होंने हमें आगे नहीं जाने दिया। अब सवाल ये पूछता है कि क्या वकला तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट के हक में हैं, हमने वहां पे कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी बनती है। सर माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर मेरा मकसद पूछने का ये था कि देखिए अगर आपने दबाव डालना है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे या हुकूमत पे, तो वो तो फिर आप सर नहीं कर पाए। उन्होंने जुडिशल कमीशन की मीटिंग भी कर ली, उन्होंने जजेस को एलिवेट भी कर लिया। अब देखिए कि पंजाब के जजेस का फैसला नहीं कर सके
और जजेस ने इसी वजह से जो जुडिशियल कमीशन के अंदर जो जजेस थे उन्होंने भी जुर्रत का मुजाहरा किया है, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि अवाम में तहरीक है, वकला में तहरीक है, अदरवाइज हम ना होते या ये नाकाम शो होता तो जिस तरह पहले ये अपॉइंटमेंट करते थे कर जाते थे। अब आपने देखा कि पंजाब में से इन्होंने लोग लेने थे, इन्होंने एक भी जज वहां से नहीं ले सके और हड़बड़ाहट में इनके आपस में गर्मा गर्मी भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी एक्सिस्टेंस भी शो किया। जो बहादुर जजेस हैं, जो बाज़मीर जजेस हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। ये हमारी कामयाबी की दलील है। कौम के सामने बात खुल के आई है कि में सारी चीजें गवर्नमेंट के हक में नहीं गई हैं और हम सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज नहीं करना चाहते, हम एस्टेब्लिशमेंट की सोचें दुरुस्त करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के अवाम को, हुकूक को अपनी मर्जी से जो है ना वो बाउंड नहीं कर सकते। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल रखना है और उसकी बहाली तक हमारी जंग जारी रहे। बिल्कुल ठीक। सर हमारे साथ मरियम नवाज साहिबा भी हैं। मरियम साहिबा, पंजाब के जजेस का क्यों नहीं फैसला हो पाया? देखिए, पंजाब के जजेस कह रहे हैं, पंजाब के जजेस का मामला ये था कि इस पर जस्टिस याया अफरीदी, जो 2 जजेस का नाम एंड पर फाइनली जेर गौर था, उसमें जस्टिस बाकिर नजफी थे और जस्टिस शुजात अली खान थे, जिनके नाम पर ऑलरेडी जस्टिस याया अफरीदी इससे पहले जब लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस लगनी थी और साबिक चीफ जस्टिस काजी फजीसा का दौर था तो उस पर ये डाइसेंट कर चुके थे। तो वहां पर क्योंकि मेजोरिटी नहीं बन रही थी तो बजाय इस मामले पे कि वोटिंग कराकर उसको उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। यही तो मैं समझना चाह रही हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का भी जो नाम की मंजूरी दी गई है उसमें भी जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जो बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन, उन दोनों का डाइसेंट था और वो 7-6 मेंबर्स की मेजोरिटी पे आमिर फारूक साहब यहाँ पर आए। तो इसी किस्म की सिचुएशन जब लाहौर हाईकोर्ट में सामने थी तो लाहौर हाईकोर्ट की हद तक इस मामले को फिल वक्त डिफर किया गया, क्योंकि बाकी जजेस पर भी इतफाक नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट जिनके साइड पे वोट करी थी उनकी तरफ जो जजेस की साइड है या जुडिशरी वाली साइड है वो जो है वो रजामंद नहीं थी। तो इसलिए जो लाहौर का मामला है उसको फिल वक्त डेफर किया गया और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके सुप्रीम कोर्ट आने में जो डिसाइसिव रोल प्ले किया आमिर फारूक साहब के आने में, वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने किया, क्योंकि बाकी तो सारे वोट आपको पता है कन्वेंशनल वोट है, इंक्लूडिंग जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वो हमेशा से एक ही तरफ रहे हैं गवर्नमेंट के वोट्स। तो यहाँ पर बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला उठाया बल्कि उन्होंने उनके आमिर फारूक साहब के सुप्रीम कोर्ट आने पर भी अपोज किया। तो वहां पर जस्टिस याया अफरीदी के वोट से वो सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी तैनाती कंफर्म हुई और इसी तरह से जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला था उस पर भी इत्तफाक़ राय नहीं था तो मामले को फिल वक्त डेफर किया गया। बिल्कुल सही। असद साहब, अब आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिकॉज पहला दिन था, जैसे आपने कहा कि हुकूमत को तो आपने घबरा गई तो वो आपकी कामयाबी हो गई सर, बट अभी भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे SCBA वो तो आपके एहतजाज को सर सपोर्ट नहीं कर रहे। अब जब आप अगली दफे आएंगे तो क्या कोई आपकी भी जो स्ट्रैटेजी है उसमें फर्क हमें नजर आएगा? बिल्कुल। ये मैं आपकी इस प्रोग्राम की वसादत से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सवाए पाकिस्तान, सवाए कॉन्स्टिट्यूशन के कोई हमारा लालच नहीं है। हमें किसी किस्म की और दुनियावी जरूरत नहीं है। हम अपने मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, हम मजबूत अदलिया देखना चाहते हैं, हम मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहते हैं। इसकी खातिर हम अगला सर, बट आप करेंगे क्या फर्क नेक्स्ट टाइम टू मेक इट मोर इफेक्टिव? आप अगली दफे सर आपकी स्ट्रैटेजी में क्या फर्क होगा? अब ये देखें, इससे अगला स्टेप ये है कि हमने पूरे भी हमारी मीटिंग हो रही है, हम खान साहब के जेर सरकर्दगी पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां बना के पूरे अवाम को भी एजुकेट करने जा रहे हैं कि किस तरह उनके हकूक के साथ ज्यादती हो रही है और किस तरह उनके पैसों पे काम करने वाले लोग जो है वो अपनी अददी तादाद पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इन हुक्मरानों की तबीयत साफ करेंगे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले से आवाज आएगी इनको कि जो लोग यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में अपने आपको महफूज समझते हैं, आपको याद होना चाहिए पिछला चीफ जस्टिस जो है इस काबल भी नहीं रहा था कि जाके ब्रेड भी खरीद सके अपने घर की, वो इस मुल्क में भी नहीं रह सका। ये मुल्क के अवाम गयूर अवाम है। हम बादशाह करेंगे इनको तो बताएंगे कि ऐसे कुरान हमें नहीं चाहिए जो हमारे साथ ज्यादती करें। मरियम साहिबा, आप कैसे देख रही हैं? क्या अगली दफे कुछ फर्क होगा? विल डू यू थिंक के वकला बिरादरी जो है क्या नंबर्स इकट्ठे कर पाएंगे? किस तरह वो ज्यादा इसको मौसर कर पाएंगे अगली दफे तक?
देखिए लॉयर्स का ये है कि एक तो उनको अपने जो पर्सनल बायसेस हैं उनको छोड़ के अगर सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात है या जैसे भी बात हो रही थी कि सिर्फ आईने पाकिस्तान की बात है उसको वो देखे तो वो बिल्कुल मुत्तहिद हो सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार है इस वक्त वो गवर्नमेंट की प्रॉक्सीज के तौर पर काम कर रही है। अगर वो तो अब नहीं आ रहे ना, तो यही तो इशू है कि आपको लगता है कि ये जो इस वक्त वकला एहतजाज करें दे विल बी एबल टू ओवरकम दिस इशू? देखिए कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार और जो पाकिस्तान बार है उनके चंद मेंबर्स या उनके कर्ता धर्ता अगर नहीं करना चाहते तो वो बाकी जो वकला पूरे मुल्क में काम करने वाले वकला उनको कोई रोक सकता है। सारी जो प्रोविंशियल बार्स हैं उनके एलामी हमारे सामने हैं, उन सब ने इस पर आवाज उठाई है। अगर वो सब आए तो नहीं, आज नजर तो नहीं आए। देखिए लाहौर हाईकोर्ट बार या लाहौर बार यहाँ पर मौजूद थी, कराची बार से बैरिस्टर सलाहुद्दीन वगैरह, मुनीर मलिक वो सब मौजूद थे, फिर जो केपी से थे वो मौजूद थे। तो यही है कि वकली एटलीस्ट अपनी जो एहतजाज है उसको आगे लेकर चलना होगा। लेकिन अगेन ये सिर्फ वकला का मामला तो नहीं है, ये पाकिस्तान के बाकी अवाम का भी मामला है। या जैसे मीडिया का भी मामला था, पेका एक्ट आया तो उस पर कितने से सहाफी निकले। अगर हम ये डिबेट करेंगे तो फिर तो आई थिंक कभी भी कोई भी एहतजाज इस तरह से कामयाब नहीं होगा जब तक जो एक सेंसेशनलाइजेशन है, तमाम तरह रियलाइजेशन है इशू की, वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान में नहीं होगी। और यही होगा, वकला को भी मुतहर्रिक होना पड़ेगा, कोई ना कोई एक झटका किसी भी तहरीक को चाहिए होता है। तो यही है कि वकला कोशिश तो कर रहे हैं। अब उसमें जो तमाम जो बाकी हैं, जैसे कंफर्ट जोन से निकलना है वकला ने, तो वो निकलेंगे। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अगर वो ज्यादा मौसर तरीके से, इससे ज्यादा प्लानिंग से आए और आगे से इतनी कदगने ना हो तो कोई वकला की तहरीक कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान के एक वाक़े का। खुजदार शहर से 5 और 6 फरवरी की जो दरमियानी शब थी, उस दिन एक रिहायशी जो हैं वहाँ के, उनके घर में मुसल्ला अफराद दाखिल हुए और मुसल्ला अफराद ने न सिर्फ घर वालों पर तशद्दुद किया बल्कि जो जिन साहब का वो घर था उनकी बेटी आसमा को ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए। इस वाक़े के बाद जो वर्सा थे आसमा के, उन्होंने NA-25 के जो शारा है उसके 2 मुकामात जो है उसके ऊपर ट्रैफिक बंद करके धरना दिया, जिसके बाद जो इंतज़ामिया है वो मजबूर हो गई कि इन लोगों के साथ वो मुज़ाकरात करे। अब उनका एक ही मुतालबा था कि जो बच्ची है वो वापस की जाए। वो आइडेंटिफाई भी कर रहे थे उन लोगों को जो उसको ज़बरदस्ती ले गए। बीच में ये भी वाक़या हुआ कि एक वीडियो सामने आ गई जिसके अंदर जो बच्ची थी जिसको अगवा किया गया था, वो खुद ये कह रही थी कि उसको अगवा नहीं किया गया बल्कि उसको वो अपनी मर्जी से गई है। उसके रिश्तेदार जो एहतजाज कर रहे थे उन्होंने इस वीडियो को रद्द भी किया और हुकूमत और इंतज़ामिया पे बहुत तनकीद भी की। अब वाक़े के ऊपर इतनी ज़्यादा कवरेज हुई सोशल मीडिया पे कि बिल आखिर इंतज़ामिया को ये एफ़र्ट करनी पड़ी और आसमा जो है वापस अपने घर वालों के पास अब पहुंच गई। उसके बाद ये एहतजाज जो था वो ख़त्म हुआ। इस सारे मामले पे करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन क्वेटा से वाबस्ता है, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सलीम साहब। जी सलीम साहब, ये बताइएगा कि ये क्या वाकया हुआ, बच्ची को किसने अगवा किया? क्योंकि ऑब्वियसली जो धरना दे रहे थे रिश्तेदार वो सब आइडेंटिफाई कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने आइडेंटिफाई किया और जब उसको अगवा करके ले गए उसके फ़ौरन बाद वो जो है उन्होंने रोड को बंद कर दिया, कोयटा कराची हाईवे जो है उसको बंद कर दिया। और वहाँ पे क्योंकि वह जतक कबीले से ताल्लुक़ रखती थी तो जतक कबीले के लोग और बहुत सारे लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ पहुँच गए और उन्होंने रोड को बंद कर दिया, जो कि तकरीबन कोई 48 घंटे बंद रही। ऐसा है कि देखें ये ऐसा है कि ये जो बंदा था जिसका नाम जो है वो ज़हूर है, वो शादी करना चाहता था उससे और उसने उस बच्ची का पहले भी उसकी मंगनी हुई थी। और ये पुलिस का ये कहना है कि उस मंगेतर को और उसके बाप को जो है वो कोई पिछले से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जो है उसको इसी शख्स ने कत्ल कर दिया था।
और फिर ये मिस्र था इस बात पे कि इसका रिश्ता जो है वो मुझे दिया जाए, और वो उसे अगवा करके ले गया गन पॉइंट पे, उसके वालिदैन को मारा, उसको भी। फिर जब ये बरामद हुई है तो बरामद होने के बाद जो आपने बताया कि वो वीडियो जो थी उसने उसकी सख्ती से तरदीद की। उसने कहा मुझ पे तशद्दुद किया गया, मुझ पे जो है गन पॉइंट पे ये सारा मुझे करवाया गया, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे, और ना मैंने ये जो है कोई मर्ज़ी के साथ अपना ये बयान दिया है। फिर जब उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश किया गया उसी रात को, और उसमें भी उसने अपने बयान में जो रिकॉर्ड कराया उसमें भी उसने बताया कि ये किस तरह जो है ना मेरा बयान जो है ना रिकॉर्ड किया गया। और बिल्कुल वो उसने कहा कि मैं बिल्कुल उनके पास नहीं जाना चाहती, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। जिसके बाद मजिस्ट्रेट जो है उसने उनको वहाँ अपने उसके भाई के हवाले कर दिया जो कि डॉक्टर। अच्छा सलीम साहब, ये बताइएगा कि लोगों को ये एहतजाज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? उन्होंने इमीडिएटली क्या उन्होंने इंतज़ामिया या पुलिस को से रब्ता करने की कोशिश की? क्या उन्होंने FIR कटवाने की कोशिश की? पहला रिएक्शन ये क्यों था कि उन्होंने एहतजाज किया और धरना दिया? असल में ऐसा है कि यहाँ पे ये एक रवायत ही चल पड़ी है कि आप जो है पुलिस को भी कहते हैं कि मुकदमा दर्ज करें, FIR दर्ज करें, मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो लिहाजा ये पुलिस के जो DIG थे वहाँ पे सुहेल खालिद, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी कहा कि ये जब वाक़या हुआ तो हमारे पास आने की बजाय जो ये मुतासरा फैमिली थी और जो लोग थे वो रोड पे चले गए, उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया। अगले दिन जो है वो उन्होंने फिर आकर मुकदमा दर्ज कराया कि पुलिस जो है वो कार्रवाई की, और जिसके बाद पुलिस ने जो है पुलिस और लेवीज़ उन्होंने जाकर जो है जहरी के इलाके में, जहरी एक छोटा सा शहर है, वहाँ से उसको बरामद किया और उसको लेकर वो पुलिस का कहना था कि वो उसे शिफ्ट कर रहे थे कहीं और, लेकिन ये है कि वो उसको हम ले आए, हमने उसे पकड़ लिया। और लेकिन ये था कि तकरीबन कोई 14 लोग भी गिरफ़्तार किए हैं जो सस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो असल मुलज़िम है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ है और वो रूपोश है। बार के पुलिस का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम छापे मार रहे हैं, उसे गिरफ्तार करें। तो सलीम साहब, क्या हम कह सकते हैं कि इसकी वजह ये है कि शायद बलूचिस्तान में लोगों को पुलिस के ऊपर एतबार ही नहीं है कि अगर वो खामोशी से जाके कोई शिकायत करेंगे तो FIR रजिस्टर हो जाएगी? बस ये है शिकायत लोगों को। देखिए आपने तुरबत में जो वाक़या हुआ था उसकी FIR जो है दर्ज नहीं की, जिसके नतीजे में आपने देखा कि बहुत बड़ा जुलूस वहाँ से जो है ना इस्लामाबाद तक पहुँचा, तो यही वजह थी। लेकिन जब जुलूस वहाँ से रवाना हो गया उसके बाद जो है आपने मुकदमा भी दर्ज कर लिया। तो ये लोगों का तासुर है कि जनाब जब इंतज़ामिया से या पुलिस से रब्ता किया जाता है तो वो FIR दर्ज करने में जो है वो टाल मटोल करते हैं, शायद उन्हें कहीं से उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है तब वो करते हैं। तो इसी वजह से लोग जो हैं अब यही है कि जनाब उनके पास यही रह गया है कि वो रोड बंद कर दें। अभी 48 घंटे रोड बंद होने की वजह से बहुत लोगों को बहुत परेशानी हुई, बहुत हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो कोयटा से कराची जाने और कराची से कोयटा आने वाले लोग जो हैं वो मुतासिर हुए, और बहुत बड़ी लंबी लंबी कतारें वहाँ पे जिसमें जो है मुसाफिर कोच भी थी और दूसरी गाड़ियाँ भी थी वो वहाँ पे खड़ी रहीं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और फिर ये एक बात दिलचस्प बात है कि जहाँ पे ये धरना हो गया उसके बाद जहाँ कतारें लगी हुई थी वहाँ पे जो होटल थे, आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी खाने की कीमतें, रोटी की कीमत यानी 4-5 गुना बढ़ा दी, यानी पानी की बोतल जो है वो भी उन्होंने बहुत महंगी कर दी। तो ये अफसोसनाक बात है। बारकैफ ये एक ऐसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।